हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड हैप्पी। आज हम 10th क्लास की बुक लोकतांत्रिक राजनीति, इसका चैप्टर 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले, इसके एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन 1 इस इनमें से किस देश में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा नहीं है? मतलब महिलाएं जो है वो कम भागीदार रहती हैं, वो है भारत। ठीक है। क्वेश्चन 2 इज नारीवादी शब्द का क्या अर्थ है? नारीवादी शब्द इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। नारीवादी शब्द का अर्थ है एक व्यक्ति जो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास रखता है। मतलब कि जितने भी अधिकार हों, जितने भी अवसर हों, ठीक है, वो महिला और पुरुष बराबर, मतलब इक्वल माना जाए। महिलाओं और पुरुष को किसी से कम ना माना जाए। क्वेश्चन 3 इस राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधि निम्न से कम हैं। तो राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व है वो 5% से भी कम है। क्वेश्चन 4 इस लिंग विभाजन के राजनीतिक अभिव्यक्ति का परिणाम क्या है? मतलब कि भाई महिलाएं भी आगे बढ़ सकती हैं, जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं भी कर सकती हैं। ठीक है। और क्या कहते हैं, मतलब इक्वल मानना, जैसे कि मैंने पीछे बताया नारीवादी का, कि अवसर हो, जितने भी फैसिलिटीज़ वगैरह हो, वो जितने भी अधिकार हो वो पुरुष और महिलाओं को बराबर होने चाहिए। तो ये लिंग विभाजन है। ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ है? इसका परिणाम ये है कि इसने सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को बेहतर बनाने की में मदद की है। अगर जैसे हम लोग अगर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, अगर महिलाओं को फ्री छोड़ दिया जाए, है ना, कि आगे बढ़ो, अपने सपनों को पूरा करो, तो वो क्या होगी? तो वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएगी। ठीक है ना। अपनी अभिव्यक्ति को, अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी। तो वो क्या है कि उसके जो सामने वाले शख्स है वो भी उसकी रिस्पेक्ट करने लगेगा कि हाँ, शी इज़ सेल्फ डिपेंडेंट गर्ल। ठीक है। तो मतलब क्या है कि हमारे समाज में महिलाओं को अवसर जब दिए गए हैं, आगे बढ़ने की सीख दी गई है महिलाओं के लिए, उनको छूट दी गई है, तो महिलाएं क्या हैं कि उनकी भूमिका जो है, उनकी जो अहमियत है वो बड़ी है। क्वेश्चन 5 इस पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। मतलब पंचायत में, नगर पालिका में महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो इसमें कौन से कदम उठाए गए हैं? महिलाओं के लिए आधी सीटों पर चुनाव के लिए आरक्षण दिया गया है। क्वेश्चन 6 इज इनमें से कौन सा कथन नारीवादी आंदोलन का उल्लेख नहीं करता? मतलब नारीवादी आंदोलन क्या था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर पढ़िएगा। नारीवादी आंदोलन इनमें से क्या नहीं था? ठीक है। तो नारीवादी आंदोलन, उन्होंने घरेलू नौकरियों में प्रशिक्षित करना नहीं। ठीक है ना, कि मतलब घरेलू नौकरी थोड़ी कि नारीवादी आंदोलन के नारियाँ भी आगे बढ़े। अगर उनके अंदर कोई हुनर है या वो पढ़ाई में अच्छी है तो आगे पढ़ाई करें। भाई घर में माँ बाप या फिर भाई बहन उसको बड़े भाई बिठाल ना ले घर में कि भाई तुम औरत हो, बैठो, तुम्हें बस चूल्हा चौका करना है। तो ये चीज़ ना हो। ठीक है। आगे बढ़ाया जाए। तो ये नारीवादी आंदोलन था। ठीक है ना। तो अगर आपके पास अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि नारीवादी आंदोलन क्या था, ठीक है, इसके मेन मोटिव क्या था, मतलब इसका लक्ष्य क्या था, तो आप ये आंसर लिखेंगे, महिलाओं के लिए शैक्षिक और कैरियर के अवसरों में सुधार हुआ। ठीक है। और ये वाला आंसर लिखेंगे, महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था। ठीक है। अधिकार मतलब जो ये नारीवादी आंदोलन हुए तो उनको शैक्षिक में करियर बनाने के अवसर दिए गए, है ना, मतदान का अधिकार दिया गया, और यहाँ तक कि अब महिलाएं भी चुनाव लड़ती हैं। और ये लिखेंगे, उनके राजनीतिक और कानूनी स्थिति में सुधार आया था। राजनीतिक कानूनी के साथ यहाँ पर उनकी महिलाओं के आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया था। ठीक है। क्वेश्चन 7 इस भारतीय समाज माना जाता है, भारत एक कैसा समाज माना जाता है? भारत एक पितृ प्रधान समाज माना जाता है। क्वेश्चन 8 इज लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है? अब लैंगिक विभाजन क्या होता है? पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन। क्वेश्चन 9 इज भारत में कुछ स्थानों पर लिंग अनुपात किस स्तर पर गिर गया? लिंग अनुपात किस स्तर पर गिर गया भारत में? आंसर इज 927। क्वेश्चन 10 इज आंशिक रूप से सुधारकों के प्रयासों के कारण तथा आंशिक रूप से अन्य डैश परिवर्तनों के कारण आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन हुए। मतलब कौन कौन से परिवर्तन किए गए जिससे जाति व्यवस्था क्या होती है कि भाई तू क्या कहते हैं, तू हिंदू, तू मुसलमान, सिख, ईसाई, या फिर तू अमीर जाति का, मैं गरीब जाति का, मतलब जो भी है सारी ये जो गलत बातें होती हैं पहले के ज़माने में बहुत था, लेकिन आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो
पहले ये इतना जाति व्यवस्था थी, जाति भेदभाव था, ठीक है ना, तो किस तरीके से ये चीज़ ख़त्म हुई है। तो क्या चीज़ करी थी सरकार ने सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करे, जिससे कि लोगों के बीच में जो जातीय व्यवस्था फैली हुई थी ना, ये चीज़ खत्म हो गई। क्वेश्चन 11 इज, इनमें से कौन सा अधिनियम पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान काम के लिए समान वेतन का भुगतान की गारंटी प्रदान करता है। आपको पता है एक बात, पहले, अब तो ऐसा नहीं होता है, पहले जैसे अगर कोई एक काम है, अगर उस काम को अगर पुरुष करता है तो उसको अच्छा खासा वेतन मतलब सैलरी मिलती है, लेकिन जब उसी काम को ही उतने ही टाइम में अगर एक महिला करती थी ना तो उसको कम सैलरी दी जाती थी। एंड इट इज़ ट्रू, ठीक है ना, मतलब काम उतना ही लग रहा है, टाइम उतना ही लग रहा है, पैसा उतना ही लग रहा है, लेकिन महिलाओं को जो सैलरी थी वो कम दी जाती थी, ठीक है ना। इसे अब महिलाओं ने भी अपना हक पाने के लिए कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं तो हमको सैलरी तो पुरुष के बराबर मिलनी चाहिए, तो इसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा आंदोलन वगैरह भी हुए थे। लेकिन कानूनन क्या हुआ था इसमें कि पुरुष और महिलाओं को एक ही काम के लिए समान वेतन होना चाहिए। तो वो कौन सा कानून बना दिया था, कौन सा अधिनियम था, वो है समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम, ठीक है, कि आज भी है लागू। अगर किसी महिला ने एक कुछ भी काम करा, तो अगर वो उसको वेतन नहीं दे रहा है, या फिर वो ये कह रहा है कि तुम तो औरत हो तो तुम्हें इतनी ज़्यादा सैलरी की ज़रूरत नहीं है इस काम के लिए, तो वो उसके ऊपर मतलब केस कर सकती है कि भाई मेरे पास, हमारी सरकार ने अधिनियम लागू कर रखा है कि समान मजदूरी है ना और समान वेतन का अधिनियम जो है उसके तहत मैं अपनी सैलरी को पूरा पाने का हक रखती हूँ। क्वेश्चन 12 इज, इनमें से कौन सा सांप्रदायिकता के कुरूप रूप के बारे में सत्य है। ठीक है, सांप्रदायिकता कैसा है, कुरूप रूप, उसके बारे में क्या सत्य है कि सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, नरसंहार, तो ये सारी चीज़ें ठीक हैं। तो आंसर हो सकता है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 13 इज, इनमें से कौन सा मामला पारिवारिक कानून से संबंधित है। ठीक है, कि विवाह और तलाक, दत्तक ग्रहण, वंशानुक्रम या फिर उपरोक्त सभी। तो पारिवारिक कानून तो ये सभी है ना, सभी हैं, ठीक है, तो ये आंसर हो सकता है उपरोक्त सभी। ठीक है, विवाह, तलाक होना, दत्तक ग्रहण, ठीक है, वंशानुक्रम क्या होता है कि आपने अक्सर सुना होगा, ठीक है ना, कि भाई तुम्हारी बहन की आंखें मम्मी से मिलती है, तुम्हारे बोलने का स्टाइल तुम्हारे पापा से मिलता है, या तुम अपने दादी के जैसे लगते हो, या तुम अपने दादा के जैसे लगते हो। तो ये क्या होता है, ये बेटा वंशानुक्रम होता है, जो हम अपने थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं अपने माँ बाप से, हमारे माँ बाप से हमारे अंदर आती हैं। ठीक है, क्वेश्चन 14 इज, राजनीति में सांप्रदायिकता का कौन सा रूप ले सकता है। जैसे सोचिए, राजनीति में सांप्रदायिकता कौन सा रूप ले सकता है। धार्मिक पूर्वाग्रहों की तरह हर रोज़ मान्यताओं में किसी अपने धार्मिक समुदाय के राजनीतिक प्रभुत्व की खोज, बिल्कुल ठीक है ये भी। ठीक है, धार्मिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी, ये भी ठीक है। तो ये सारे आंसर बिल्कुल ठीक हैं, ये है आंसर इस उपरोक्त सभी। अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनता है कि राजनीतिक सांप्रदायिकता का कौन सा रूप ले सकता है। राजनीतिक सांप्रदायिकता क्या है, या फिर राजनीतिक सांप्रदायिकता के बारे में कुछ टिप्पणी लिखिए, कुछ भी ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसको, ये तीनों आंसर आपको लिखने होंगे। क्वेश्चन 14 इस, जाति व्यवस्था के टूटने के लिए इनमें से कौन से कारण जिम्मेवार हैं। कि जाति व्यवस्था खत्म हो गई, क्या मतलब उसमें क्या ऐसा हुआ जो कि जाति व्यवस्था ख़त्म हो गई। बड़े पैमाने पर शहरीकरण, मतलब क्या है कि गांव से अब लोग गांव से डेवलप करते लोग क्या है, अब तो गांव भी गांव के तरीके से नहीं रहा है ना, शहर बन गए हर जगह। गांव में भी जाके देखो तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट फैसिलिटीज़ शहर की तरह होती है। साक्षरता और शिक्षा का विकास, साक्षरता मतलब पढ़ा लिखा होना, शिक्षा में विकास हुआ है। जब शिक्षा में विकास हुआ है तो लोग भी और ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, ठीक है ना। और जब लोग पढ़े लिखे बने तो उनको ये समझ आया कि हाँ भाई, अमीर गरीब या छोटी जाति ऊंची जाति कुछ नहीं होता, सब लोग इक्वल होते हैं। तो जब लोग ये समझने लग गए तो फिर तो ये जाति व्यवस्था ख़त्म ही हो गई। व्यावसायिक गतिशीलता है ना, कि कामकाज बढ़े। अब लोगों ने, पहले के ज़माने में पता है क्या होता था, पहले के ज़माने में लोग जो छोटी जाति को होता था ना, उससे व्यापार भी नहीं करते थे, मतलब इनफैक्ट सामान भी नहीं खरीदते थे। या फिर उनको, ये जो छोटी जाति के लोग होते थे, उनको ये कहा जाता था कि आप हमारे जो ऊंची जाति के लोग होते थे, वहाँ पे उनके मोहल्ले में भी छोटी जाति को आने की अनुमति नहीं होती थी। तो जैसे जैसे व्यवसायिक बढ़ा, व्यापार बढ़ा, ठीक है, कारोबार बढ़ा, तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा घुलना मिलना शुरू कर दिया, जिससे जाति व्यवस्था जो थी वो ख़त्म हो गई। तो ये तीनों ही पॉइंट हमारे ठीक है, आंसर हो सकता है हमारा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन 16 इज, सांप्रदायिक राजनीति से क्या अभिप्राय है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज,
जब राज्य शक्ति का उपयोग बाकी समूहों में एक धार्मिक समूह के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किया जाता है। ये सांप्रदायिक राजनीति है। क्वेश्चन 17 इज एक ऐसी प्रणाली जो पुरुषों को अधिक महत्व देती है और उन्हें महिलाओं पर शक्ति प्रदान करती है। तो कौन सा कानून है ये? यह है पितृ प्रधान। मतलब क्या है इसका, मैं बताती हूँ आपको। एक ऐसी प्रणाली जो पुरुषों को अधिक महत्व देती है ना, और उन्हें महिलाओं पर शक्ति प्रदान करती है। मतलब पुरुष जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली है, उनको ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, और वो पुरुष जो है अपनी हुकूमत जो है वो महिलाओं पे कर सकते हैं, महिलाओं को दबा सकते हैं। तो ऐसी कौन सी प्रणाली होती है, ऐसा कौन सी सोच होती है? वो होती है पितृ प्रधान। ठीक है। क्वेश्चन 18 इस भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है। जल्दी से सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा घूम फिर के आपके क्वेश्चन में आ सकता है। देखिए, भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म ऐसा कुछ भी नहीं है भारत में। क्यों? क्योंकि भारत की सरकार, भारत का कानून, भारत का संविधान क्या कहता है कि भारत में जितने भी लोग भारतीय हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, ना छोटी जाति का, ना ऊंची जाति का। भारत का जो संविधान है वो किस नज़र से देखता है? भारतीय के नज़र से देखता है। ठीक है ना। तो ना भारत हिंदू धर्म का है, ना भारत इस्लाम धर्म का है, ना भारत ईसाई धर्म का है, ना भारत सिख धर्म का है। वो पूरा एक भारत ही है। तो इसका आंसर हो सकता है कोई नहीं। ठीक है ना। तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म कोई भी नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान सभी धर्मों को समान मानता है तथा सभी नागरिकों को वो केवल भारतीय नज़र से देखता है। ठीक है। क्वेश्चन 19 इज इन देशों में से किसका आधिकारिक धर्म है? ठीक है। श्रीलंका, पाकिस्तान, इंग्लैंड। मतलब क्या है, ये जो 3 देश है ना, अब जैसे मैंने भारत का बताया कि भारत में किसी एक को भी महत्वता नहीं दी जाती, सभी नागरिकों को केवल भारतीय की नज़र से देखा जाता है। लेकिन ये जो तीनों देश हैं, यहाँ पर कुछ कुछ धर्म ऐसे हैं जिनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो आंसर हो सकता है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 20 इस धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? ये धर्मनिरपेक्षता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो वर्ड है ना, ये मेरे पेपर में तो बहुत ही आता था। तो धर्मनिरपेक्ष क्या होता है कि राज्य का अपना कोई एक धर्म ना होना, जितने भी धर्म है वो सब समान है, जैसे कि हमारे भारत में होता है। ठीक है ना। कानून की नज़र में कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ऊंची जाति, कोई नीची जाति नहीं है। भारत की सरकार की नज़र में या भारत के कानून में, भारत के संविधान में सभी नागरिक केवल भारतीय हैं। ठीक है। और किसी राज्य का, किसी सरकार का कोई अपना धर्म ना होना, अगर कोई सरकार बनी है तो वो सभी लोगों के फ़ायदे के लिए काम करे, तो ये होती है धर्मनिरपेक्षता। तो भारत एक कैसा देश है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है ना। तो अब ये जो सारे ऑप्शन लिखे हैं, इनमें से कौन सी चीज़ भारत की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ लिखी है? तो आंसर है डी। यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित करता है? नहीं। ठीक है ना। धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में कोई सीटें ये प्रदान नहीं करता है। ठीक है। जिसके अंदर मतलब काबिलियत होती है, अल्पसंख्यक है बस। जैसे ये है कि भाई अगर अल्पसंख्यक लोग हैं, हाँ उनको सीटें आरक्षित हैं भारत में अल्पसंख्यकों के लिए, लेकिन ये नहीं कि भाई कि हिंदू अल्पसंख्यक है तो हिंदू को दे दो, मुसलमान अल्पसंख्यक, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, खाली अल्पसंख्यक होना चाहिए। उसको ये मतलब नहीं है भारत के कानून को कि वो उसकी धर्म क्या है, उसको बस ये मतलब है कि वो अल्पसंख्यक है तो उसको भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, इसलिए उसको सीटें आरक्षित कर दी, ना कि धर्म के आधार पर। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत की धर्मनिरपेक्षता को समझाइए। सिंपल सा क्वेश्चन। तो आपको ये तीनों लिखने होंगे, तो आपको ये तीनों लिखने होंगे। किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देना। ठीक है। हम कोई सा भी धर्म मान सकते हैं, हिंदू से मुसलमान, मुसलमान से हिंदू, मतलब मेरे पर कोई रोक टोक नहीं कर सकता कि भाई तू ये है तो ये वाला धर्म मान, तू ये है तो ये वाला धर्म मान। मैं मेरी मर्जी में कोई सा भी धर्म मान सकती हूँ, कोई से भी धर्म के त्यौहार बना सकती हूँ। कोई आधिकारिक धर्म नहीं। कोई आधिकारिक मतलब कि भाई अगर जैसे जिस धर्म की सरकार है तो सभी पूरे देश के जितने भी नागरिक है वो वही उसी धर्म को माने, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। सब अपने अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। धार्मिक आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। बिल्कुल। ठीक है। भारत कहता है कि धर्म के आधार पर अगर आप भेदभाव करते हो कि ये धर्म है तो ये ऊंचा है, ये धर्म है तो ये नीचा है, तो इस चीज़ के सख्त खिलाफ भारत का कानून होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आप भारत के धर्मनिरपेक्ष की विशेषताओं के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है। ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ध्यान से वीडियो को देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और मैंने थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दी है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।